हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दिस इज यशवीर सिंह, योर इंग्लिश एजुकेटर। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एफपी एग्जाम प्रेप पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह हमारे सीरीज सिंगल फिलर की सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, उसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। लॉजिकल वे से किया है, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू किया है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार उस वीडियो को भी आप देखें, क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे सीरीज की सेकंड वीडियो है और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन इस सीरीज में हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ साथ नेक्स्ट 10 कॉन्सेप्ट्स भी हम इसमें करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स। देखिए 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में क्या है? द नोटिस एट द पेट्रोल पंप शुड बी डैश। अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं। ऑल इंजन्स मस्ट बी स्विच्ड ऑफ, ऑल इंजन्स मस्ट हैव टू बी स्विच्ड ऑफ, ऑल इंजन्स हैव टू बी स्विच्ड ऑफ, ऑल इंजन्स नीड टू बी स्विच्ड ऑफ। अब देखिए, द नोटिस एट द पेट्रोल पंप शुड बी। अब जब हमने ये वाला सेंटेंस पढ़ा तो अब इसमें से हमें इसमें से कौन सा वाला सेंटेंस इसमें से आएगा वो हमें चेक करना है। तो वो कैसे पता लगेगा? अब अगर हमने लिखा ऑल इंजन्स मस्ट हैव टू बी स्विच्ड ऑफ, मस्ट हैव टू बी स्विच्ड ऑफ का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मस्ट के साथ जैसे ही हैव लगता है, और वैसे भी मस्ट के साथ हैव टू दोनों यूज नहीं हो सकते। ये इस वजह से गलत हो गया, क्योंकि हैव टू भी क्या होता है? कंपल्शन शो करता है, और मस्ट भी कंपल्शन शो करता है। तो या तो हम मस्ट लिखें या सिर्फ हैव टू लिखें तो जाके ठीक होगा, या ऑल इंजन्स हैव टू बी स्विच्ड ऑफ होना चाहिए था तो ये ठीक हो जाता है, या फिर मस्ट होना चाहिए। तो ये दोनों क्या है? सेम ही चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें कभी साथ में नहीं आती। जैसे कैन होता है, कैन का सेंस जो होता है वो एबिलिटी के लिए होता है, तो कैन के साथ एबल टू नहीं लगा सकते। ऐसे ही मस्ट के साथ हैव टू नहीं यूज़ कर सकते, तो ये इस वजह से गलत हुआ। नेक्स्ट है ऑल इंजन्स हैव टू बी स्विच्ड ऑफ। ठीक है, अब ये कह रहा है ऑल इंजन्स हैव टू बी स्विच्ड ऑफ। हैव टू का यूज भी हम यहां पर नहीं करेंगे, हालांकि हैव टू का भी मतलब कंपल्शन होता है, लेकिन हैव टू का यूज हम कंपल्शन के लिए हमेशा तब करते हैं जब कोई पर्सनल कंपल्शन हो। पर्सनल कंपल्शन का मतलब होता है कोई इंडिविजुअल कंपल्शन हो, इन जनरल कंपल्शन ना हो। लेकिन आप ध्यान से देखो कि यहां पर नोटिस जो लगा हुआ है वो किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं लगा होता, वो क्या होता है? इन जनरल सबके लिए अप्लाई होता है। तो देखो ये इस वजह से गलत हो जाएगा। और नीड टू की जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि यहां ऐसा नहीं है कि जरूरत है वहां पर लगने की। हमेशा पेट्रोल पंप पर इंजन्स को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ये क्या होता है? कंपल्शन होता है। नहीं हो सकता है तो क्योंकि वहां पर आग लग सकती है, वो क्या है? बहुत खतरनाक है। तो जहां पर भी हमारा एक जनरल कंपल्शन है जो सबके लिए अप्लाई होता हो, वहां पर हमें मस्ट का यूज करना चाहिए। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो ऑल इंजन मस्ट बी स्विच्ड ऑफ। ठीक है, तो हमारा ये आंसर होगा। बाकी ये 3 क्यों नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। ये दोनों आदमी के साथ हैव टू का यूज पर्सनल कंपल्शन के लिए किया जाता है, और नीड टू को यहाँ नीड टू है कि ऐसा होना चाहिए बट वहाँ है नहीं, लेकिन ये नोटिस वहाँ पर हमेशा लगा होना चाहिए, ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीइंग दैट द चाइल्ड वॉज इल द डैश। अब देखो ये क्या है? सीइंग दैट द चाइल्ड वॉज इल द डैश, बॉटल ऑफ मेडिसिन वॉज फाउंड एम्प्टी। इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है इस बात से। और दूसरा विंडोज ऑफ द रूम वर क्लोज, इसका भी कोई मतलब ये दोनों रिलेट ही नहीं करते हैं। कैसे? सीइंग दैट द चाइल्ड वॉज इल, ये देखते हुए कि बच्चा बीमार है, तो उसके बाद क्या एक्शन होना चाहिए? इसका इस एक्शन से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। और इसका इस एक्शन से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो ये तो इररेलेवेंट है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। ये तो मतलब नॉर्मली कोई भी देखेगा वो देखते ही इसको गलत कर देगा। अब 2 चीजें हैं, माँ ने देखा होगा या डॉक्टर ने देखा होगा। कंफ्यूजन है कि सीइंग दैट द चाइल्ड वॉज इल, ये देखते हुए कि बच्चा बीमार है, द मदर सेंट फॉर द डॉक्टर या द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर। अब यहां कंफ्यूजन है, यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन यहां पर ठीक बैठ सकते हैं। अब इसको किसकी मदद से करोगे? अगर इसकी आपको ग्रामेटिकल अप्रोच आती है, ग्रामेटिकल आपकी नॉलेज अच्छी है, तो ये ठीक हो जाएगा। अब देखो एक चीज मैं समझा देता हूं आपको। यहां पर इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं ना, जो आईएनजी फॉर्म से शुरू होते हैं, यानी कि मतलब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू होते हैं, तो उनका अगर एक रूल आपने पढ़ा हो तो मैं समझा देता हूं। क्या रूल होता है बच्चों? जैसे मैंने लिखा वॉकिंग ऑन द रोड
वॉकिंग ऑन द फुटपाथ राहुल सॉ अ स्नेक। ये सेंटेंस मैंने लिख लिया। फिर मैंने लिखा वॉकिंग ऑन द फुटपाथ अ स्नेक वॉज सीन। या अब देखिए, समझिए ध्यान से। अब होता क्या है कि जब भी इस तरीके के सेंटेंस आते हैं तो उनमें एक रूल हमेशा ध्यान रखोगे आप। क्या? पहली बात तो ये जो पहला जो भी हमने फ्रेज लिखा है ये पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका सब्जेक्ट गिवन नहीं है। ऐसे ही दूसरे वाले में भी क्या है, ये सिर्फ फ्रेज है, ये सेंटेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन ये फ्रेज होते हुए भी इसका कोई ना कोई तो डूअर होगा। भाई वॉकिंग कर रहा है तो कोई ना कोई डूअर है। अब वो डूअर कौन है? राहुल है। इसका मतलब है इस वाले फ्रेज का और इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, है ना? क्योंकि ये जो बात है ना, ये राहुल के लिए एडजेक्टिव का काम कर रही है। इसका मतलब ये पूरी बात जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है, और एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा अपने नाउन से पहले लगी होती है या नाउन के बाद लगी होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राहुल वॉकिंग ऑन द फुटपाथ सॉ अ स्नेक। ये पूरी बात इस राहुल के बीच में बाद भी आ सकती है। तो ये बात श्योर करती है कि ये जो पूरी बात है ये राहुल का डिस्क्रिप्शन है। अब सीधी सी बात है कि वॉकिंग कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि जब भी आईएनजी से कोई सेंटेंस शुरू होता है और आगे एक सेंटेंस लिखा होता है तो उन दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, पहली बात। अब आ जाओ दूसरे पे, वॉकिंग ऑन द फुटपाथ अ स्नेक वॉज सीन। अब वॉकिंग कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है, लेकिन इसका सब्जेक्ट कौन है? स्नेक। तो इसका मतलब ये हो गया कि फुटपाथ पर चलते हुए सांप फुटपाथ पर चल रहा था, ये सेंस पर गया इसका। हालांकि इसका मतलब ये है कि सांप को देखा गया, लेकिन सब्जेक्ट किसको बना दिया तुमने? स्नेक को। और ये डिस्क्रिप्शन किसका बन गया? स्नेक का ही बन गया। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अगर इसको लिखना था तो आप ऐसे ही लिख सकते थे, राहुल सॉ अ स्नेक, तो ये गलत हो जाता। तो अब अगर इससे भी समझ नहीं आ रहा तो मैं एक और आपको लिख के दिखाता हूं। राइडिंग ऑन द हॉर्स a snake bit me, या मैं लिख दूं राइडिंग ऑन द हॉर्स का नहीं, वॉकिंग। दोबारा से सेंटेंस लिखता हूं, एक बार लिखो। देखो, वॉकिंग ऑन द पाथ a snake bit me, walking on the path a snake bit me। अब ये जो walking on the path है ना, ये कौन है? स्नेक के लिए है या फिर जिसको काटा गया वो है? तो आप कहोगे सर जिसको काटा गया। तो रूल ये कहता है कि अगर ये बात लिखी गई है तो उसी को इसके आगे लिखना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। इसका जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो गलत है। यहां पर होना चाहिए था आई वॉज बिट बाय अ स्नेक, ये होना चाहिए था, तब इसका सब्जेक्ट मैच करता है इससे। तो पहली बात तो ये समझो कि जब भी कोई सेंटेंस आईएनजी फॉर्म से शुरू होता है तो उनके दोनों के सब्जेक्ट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। पहली बात ये क्लियर रखो, ठीक है? अब आ जाओ इधर। अब ये जो कंफ्यूजन है वो यहीं से क्लियर होगा। अब सीइंग दैट द चाइल्ड वॉज इल, अब आप कहोगे सर देख तो डॉक्टर भी सकता है और देख तो मदर भी सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो वो कह रहा है कि सीइंग दैट द चाइल्ड वॉज इल। अब ये बताओ, पहली बात चाइल्ड, उसने बोला कि ये देखते हुए कि बच्चा बीमार है, द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर। अब देखो यहां पर एक बात लिखी है, वॉज सेंट फॉर, ये है, और दूसरा है मदर सेंट फॉर, मदर सेंट फॉर। अब देखो यहां पर ध्यान रखो कि यहां पर डॉक्टर को बुलवाया गया है। वॉज का मतलब यहां पर क्या है? बी फॉर्म, और बी फॉर्म पैसिव हो जाती है। तो डॉक्टर ने बुलाया नहीं है, डॉक्टर को बुलवाया गया है। अब डॉक्टर को बुलवाया गया है तो डॉक्टर इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? यानी कि मतलब यहां पर मदर ने डॉक्टर को बुलाया होगा,
तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट मदर होना चाहिए, तो देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द मदर सेंट फॉर द डॉक्टर, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर यहां पर डॉक्टर वॉज था, डॉक्टर वॉज सेंट फॉर, तो डॉक्टर को बुलाया गया है, तो जिसने बुलाया वही तो सब्जेक्ट होगा इसका, तो इसलिए यहां पर मदर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ना कि इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो दैट इज वाई दिस इज द आंसर, ना कि डॉक्टर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट योर पर्स वॉज लॉस्ट, यू लूज योर पर्स, यू हैव लॉस्ट योर पर्स, या यू लॉस्ट योर पर्स। अब देखो यहां पर भी ग्रामेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, तभी इसको क्लियरली कर पाओगे आप। अब मैं कहूं इसका आंसर हो जाएगा यू हैव लॉस्ट योर पर्स, दैट यू हैव लॉस्ट योर पर्स। तो तुम कहोगे सर कैसे, मैं समझाता हूं। योर पर्स वॉज लॉस्ट, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट योर पर्स वॉज लॉस्ट। अब ये वॉज जो है ना, ये पास्ट है, ये क्या बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, यू लूज योर पर्स, लूज का तो सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, ये गलत है। देन यू लॉस्ट योर पर्स, तो ये भी क्या है हमारा, ये थर्ड फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म के साथ हमें या तो बी फॉर्म लगानी चाहिए था कुछ, तो ये इस तरीके से गलत हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि ये क्यों होना चाहिए, ये समझा देता हूं मैं। आप अगर टेंस पढ़ोगे ध्यान से, तो टेंस का एक रूल होता है बच्चों, प्रेजेंट प्लस पास्ट, या मैं बोलूं पास्ट प्लस प्रेजेंट, अगर कहीं भी ऐड होता है तो वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर सिर्फ पास्ट ही है और उसमें प्रेजेंट जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो फिर वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में यही फर्क होता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो भी एक्शन पास्ट का ही होता है, लेकिन उसे प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट इसलिए कर दिया जाता है कि उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन प्रेजेंट से होता है। सो अगर उसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, तो उससे पहले जो एक्शन हुआ है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। भाई ऐसे ही तो होता है। भाई मान लो पास्ट में एक्शन हुआ, लेकिन वो पास्ट का एक्शन प्रेजेंट से कनेक्ट है, तो ये प्रेजेंट हुआ, ये पास्ट हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट ही तो होता है। तो बेसिकली यही होता है कि जो एक्शन सिर्फ पास्ट में ही होते हैं, उनका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं होता, तो वो तो पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। लेकिन जिस भी एक्शन का प्रेजेंट से रिलेशन होता है, और उस प्रेजेंट से रिलेशन, उस रिलेशन का जो मैं ऐसे समझाता हूं आपको। मान लीजिए किसी पास्ट एक्शन का रिजल्ट प्रेजेंट है या रेफरेंस प्रेजेंट है, तो फिर ये पास्ट एक्शन जो होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्योंकि उसका रेफरेंस या रिजल्ट प्रेजेंट है। अगर ये चीज नहीं होती तो ये पास्ट हो जाता। अब यहां पर भी यही देखते हैं, ये जो बात लिखी ना, इट इज अनफॉर्चुनेट, ये तो प्रेजेंट है ना। अब ये ऐसा बोल क्यों रहा है, क्योंकि इसका रिलेशन किससे है, किसी पास्ट के एक्शन से, और वो एक्शन क्या है कि वो पर्स खो गया है उसका। तो भले ही वो पास्ट का एक्शन है, क्योंकि अब रेफरेंस क्या है, प्रेजेंट है। तो रेफरेंस अगर प्रेजेंट है तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनना चाहिए, तीनों ही एक्शन हमारे नहीं हो सकते। अगर ये इट इज अनफॉर्चुनेट नहीं होता तो फिर उसका रिलेशन प्रेजेंट से नहीं था, तो सिर्फ आप पास्ट लिख सकते थे। तो यहां पर इसी वजह से ये आंसर क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा बच्चों। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट है, डैश आई वुड नॉट हैव हेल्प्ड सच एन अनग्रेटफुल मैन। अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने लास्ट सीरीज चलाई थी आपकी 100+ एरर्स की, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हुए थे, और वो था कंडीशनल सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट। और मैं जो ये फिलर्स की सीरीज चला रहा हूँ, इसमें भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये बात आप अपने दिमाग में डालो कि कंडीशनल सेंटेंसेस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, आई वुड नॉट हैव हेल्प सच एन अनग्रेटफुल मैन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। बेसिकली तो 3 टाइप के होते हैं, वैसे 4 टाइप में इनको करते हैं, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। सो ये जो है ना हमारी थर्ड कंडीशनल बन रही है। देखो कैसे, वुड नॉट हैव और हेल्प्ड, यानी कि मतलब वुड के साथ
हैव प्लस V3 जब भी बनता है तो वो हमारी थर्ड कंडीशनल बनती है, और जहां पर भी वुड हैव V3 होता है वो हमारी क्या होती है, रिजल्ट क्लॉज होती है, रिजल्ट क्लॉज। अगर इसकी रिजल्ट क्लॉज दे दी है तो हमें कंडीशनल क्लॉज लगानी है यहां पर। तो जब भी हमारी थर्ड जो कंडीशनल होता है उसका रिजल्ट क्लॉज की वर्ब ये होती है, तो उसका जो हमारा रिजल्ट क्लॉज होता है वो होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, अब चेक कर लो हैड प्लस V3 कहां दिख रहा है आपको, भाई ये नहीं है, ये भी नहीं है, और हैड आई आस्क्ड यहां पर है। ठीक है, तो अब या तो हैड आई आस्क्ड हिम फॉर हिज हेल्प, आई वुड नॉट हैव हेल्प सच एन अनग्रेटफुल मैन। अब ये कोई सेंस नहीं बन रहा, बन ही नहीं रहा है। वो कह रहा है हैड आई आस्क्ड हिम, इफ आई हैड आस्क्ड हिम फॉर हिज हेल्प, अगर मैंने उससे उसके मदद के लिए पूछा होता तो आई वुड नॉट हैव हेल्प सच एन अनग्रेटफुल मैन। तो ये कोई दोनों का सेंस नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं बन सकता। अब हमारे पास सिर्फ ये वाला बचा है, ये हैड आई बीन इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, आई वुड नॉट हैव हेल्प सच एन अनग्रेटफुल मैन, मैं ऐसे अनग्रेटफुल पर्सन को कभी मदद नहीं करता। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर जो बनेगा वो हैड आई बीन इन योर प्लेस बन जाएगा। अब आप कहोगे सर हैड पहले कैसे आ गया, तो भाई देखो थर्ड कंडीशन में दो तरीके से आप इसे बना सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इफ आई हैड बीन इन योर प्लेस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको दूसरा तरीका है लिखने का, आप इफ को गायब कर दो और हैड को पहले ले लो, इसको इन्वर्जन कहते हैं बच्चों, हैड आई बीन इन योर प्लेस। तो चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, ये दोनों ही तरीके से ठीक होता है। बात समझ में आ रही है? तो हमारा आंसर बनेगा ये वाला आंसर हमारा नहीं बन सकता, क्योंकि ये दोनों जो हमारे सेंटेंस है वो मैच नहीं कर रहे हैं। मैच क्या कर रहा है? ये कर रहा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही पास्ड द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट क्लास बिकॉज ही डैश वॉज हार्ड वर्किंग फॉर इट। अब देखो ही वॉज, ही के बाद अगर आपने किसी सब्जेक्ट के बाद अगर आपने बी फॉर्म लगाई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, ठीक है, या फिर कोई एडजेक्टिव लगा दिया है, ठीक है, तो ये बी फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव वॉइस बन जाती है। ठीक है, अब ही पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट क्लास बिकॉज ही वॉज हार्ड वर्किंग फॉर इट। अब आप देखो ही वॉज हार्ड वर्किंग फॉर इट, ये कोई सेंस नहीं बना रहा भाई, वो इसके लिए हार्ड वर्किंग था? नहीं, कोई सेंस नहीं है। हार्ड वर्किंग वो व्यक्ति था, हार्ड वर्क किया हो उसके लिए तो ये सेंस बन जाता। अगर वो ये बोलता ही पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट क्लास बिकॉज ही वर्क हार्ड फॉर इट, तो ये ठीक था। ठीक है, अब एक तो ये हार्ड वर्किंग कर दिया, ये गलत हो गया क्योंकि ये वर्ब नहीं है, ये क्या बन गया? नाउन बन गया। और इसके साथ वॉज लगा दिया, वॉज लगेगा नहीं क्योंकि ये डूअर है उस काम का। तो जब भी सब्जेक्ट डूअर होता है अपने काम का तो उसके साथ बी फॉर्म नहीं लगाई जाती है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं मैं आपको। मैंने लिखा आई रेस्पेक्ट हिम सो मच। मान लो एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। अब आपको पता है कि जो आई है ना वो डूअर है रेस्पेक्ट करने का, और किसकी रेस्पेक्ट करता है? हिम की। तो आई डूअर हो गया और हिम क्या हो गया? रिसीवर हो गया इसका। तो जब भी सब्जेक्ट हमारा किसी वर्ब का डूअर होता है तो उससे पहले वॉज या बी फॉर्म नहीं लगाई जाती, क्योंकि वॉज या बी फॉर्म लगा के उन्हें पैसिव कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब मैं इसी को ऐसे लिखूं, आई वॉज रेस्पेक्टेड, तो क्या सेंस सही हो जाएगा? अब यहां पर यह माना जाएगा कि ये रेस्पेक्ट कर नहीं रहा है, इसको रेस्पेक्ट किया गया है, तो ये पैसिव फॉर्म में आ जाता है। तो नॉर्मली ही जो होगा वो वर्क हार्ड करने का डूअर होगा। डूअर होगा तो बी फॉर्म तो तुम वैसे भी नहीं लगा सकते, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और दूसरी बात, चलो बी फॉर्म लगी भी होती तो ही वॉज वर्कड हार्ड होता तो एक बार को हम ये भी सही, तो ये तो गलत हुआ ही हुआ। उसके बाद हार्ड वर्किंग को भी इन्होंने गलत कर दिया लिख के। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही वर्कड हार्डली। अब यहां चलो फिर भी ठीक है, ही वर्कड, वर्कड जो है वो एक्शन है, लेकिन प्रॉब्लम कहां हो गई? हार्डली। अब देखो क्या होता है,
हार्डली में दो वर्ड होते हैं हमारे, एक होता है हार्ड और एक होता है हार्डली। अब इन दोनों का डिफरेंस समझ लो। हार्ड जो होता है ना वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, और जो हार्डली होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। दूसरी बात ये, हार्ड का मतलब होता है टफ और हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। ठीक है, इसका मीनिंग भी अलग होता है। अब हार्डली का मतलब ये हो गया कि ही वर्कड हार्डली फॉर इट, उसने मतलब काम किया ही नहीं इसके लिए। हार्डली का मतलब है कि उसने किया ही नहीं है काम, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बिठा रहा। ही पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट क्लास बिकॉज ही वर्कड हार्डली फॉर इट, मतलब उसने एग्जामिनेशन को पास कर लिया, क्यों? क्योंकि इसके लिए उसने कोई तैयारी नहीं करी थी। ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, कोई सेंस ही नहीं बना रहा। हार्ड होता इसकी जगह, हार्डली ना होकर हार्ड होता तो ये ठीक हो गया होता, क्योंकि हार्ड का मतलब है उसने बहुत मेहनत करी, तो ये इस वजह से गलत हुआ। नेक्स्ट है बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड फॉर इट। ठीक है, इस पे आते हैं हम अभी, पहले इसको देख लें। ही पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट क्लास बिकॉज ही वॉज वर्किंग हार्ड फॉर इट। भाई ये गलत इसलिए हो गया, क्यों? क्योंकि उसका तो रिजल्ट आ गया, लेकिन यहां पर क्या है, वो अभी भी मेहनत कर रहा है। तो जब उसको फर्स्ट क्लास में वो पास हो गया तो अभी वो मेहनत क्यों कर रहा होगा? मेहनत करना छोड़ दी होगी उसने, तो ये इस वजह से गलत हो गया। तो एक तरीके से तो अगर हम एलिमिनेट कर दें इन तीनों को तो आंसर तो हमारा यही हुआ, लेकिन इसके पीछे लॉजिक बता देता हूं मैं आपको। ही पास द एग्जामिनेशन, तुमने अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट का तो मैं बता देता हूं आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तभी बनाए जाते हैं जब किसी एक्शन से पहले कोई एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका होता है। मान लो एक एक्शन हुआ लेकिन उससे पहले वाला एक्शन कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट है। अब एक बात बताओ, पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट क्लास, ये कब हुआ होगा? इससे पहले उसने मेहनत करी होगी, तो ये काम बाद में हुआ, इससे पहले क्या एक्शन कंप्लीट हो गया है? उसने मेहनत करी है। तो हमारे पास हैड के साथ हमें ये सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो देखो ये हैड वर्कड हार्ड ही हमारा आंसर ठीक है, तो पास परफेक्ट में ये हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा रीजन और ये है हमारा रिजल्ट। रिजल्ट हमेशा रीजन के बाद ही आता है, तो रीजन को हमें किस में लिखना पड़ता है? परफेक्ट में लिखना पड़ता है। तो देखो ये हो गया हमारा आंसर। गॉट इट बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई मेट हर लास्ट ईयर शी हैड बीन मैरिड फॉर 5 years, शी वॉज मैरिड 5 years ago, शी हैड बीन मैरिड सिंस 5 years, शी हैड मैरिड सिंस 5 years। अब देखो ये बहुत सिंपल है, ये एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, फॉर और सिंस को कब यूज करते हैं हम, तो इसको बहुत क्लियर शब्दों में समझ लो। फॉर का यूज ड्यूरेशंस के लिए होता है, ड्यूरेशंस, या दूसरे शब्द में बोलूं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम्स के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि बच्चों पीरियड ऑफ टाइम जो होता है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो होता है वो किसी पॉइंट पर शुरू होगी और किसी पॉइंट पर फिनिश भी होगी। वो ड्यूरेशन तभी बन सकती है जब शुरू होकर ख़त्म भी हो, ठीक है। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम शुरू तो होता है लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस शिफ्ट होता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, बट उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ड्यूरेशन हमेशा फिनिश होगा, एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह पर ख़त्म होगा, तभी उसके बीच के उसको हम ड्यूरेशन कहते हैं। तो ड्यूरेशन के लिए हमें फॉर लगाना पड़ता है और पॉइंट के लिए हमें सिंस लगाना पड़ता है। अब आ जाओ इधर, शी हैड मैरिड सिंस 5 year, 5 year हमारा ड्यूरेशन होता है तो सिंस तो लगता नहीं है, तो ये इसलिए गलत हो गया। फिर 5 year, ये यहाँ पर ऐसे गलत हो गया। अब शी वॉज मैरिड 5 years ago, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये दो आंसर तो हमारे गलत होगा, अब इन दोनों में से हमारा आंसर है। अब वो कह रहा है व्हेन आई मेट हर लास्ट ईयर। अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जब भी पास्ट के दो एक्शन को हम डिस्क्राइब करते हैं तो दो एक्शन में से जो एक्शन पहले कंप्लीट हो गया है उसको हम परफेक्ट में रखते हैं और जो बाद में हुआ है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। अब तुम एक बात बताओ, जब वो उससे मिला उससे पहले वो शादी कर चुकी थी 5 साल, उसका शादी के हुए 5 साल हो चुके थे, या फिर ये वाली बात करोगे आप? तो आप कहोगे सर ये वाला एक्शन बाद में हुआ, इससे पहले वाला एक्शन जो था वो ये था कि उसको शादी हुए उसकी 5 साल हो चुके थे। तो जो कंप्लीटेड एक्शन है वो जो एक्शन हुआ इससे पहले वाला एक्शन वो कंप्लीट हो गया एक्शन, और जो कंप्लीटेड एक्शन होते हैं वो परफेक्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो देखो वॉज मैरिड तो नहीं हो सकता,
ये हो जाएगा शी हैड बीन मैरिड फॉर 5 ईयर, और 5 ईयर के साथ देखो यहाँ पर फॉर लगा हुआ है, तो ये आंसर हमारा वैसे भी ठीक हो गया। तो यहाँ पर 2 एक्शन है, एक एक्शन उसका मिलना हुआ और एक एक्शन उसका 5 साल हुए शादी हो गई। तो मिलना उसका बाद में हुआ, जब वो मिला तब उसे पता लगा कि उसको शादी हुए 5 साल हो चुके थे। तो फिर 2 एक्शन में जो पहले वाला एक्शन है वो परफेक्ट होता है, दैट इज वाई ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टूडेंट वॉज फेयरली डैश ऑफ पासिंग येट प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विद दिस टीचर लेफ्ट हिम डैश। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आप अगर इसको बहुत क्लियरली करना चाहते हो तो इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ वर्ड फेयरली है। जब आप कभी एडवर्ब्स पढ़ोगे और ढंग से कोई पढ़ाएगा आपको, तो आपको समझ में आएगा फेयरली, और दूसरा एक है वर्ड रादर। इन दोनों का कॉन्सेप्ट होता है, फेयरली जो यूज़ होता है ना वो हमेशा गुड एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ होता है, गुड एडजेक्टिव्स, और जो रादर होता है वो बैड एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ होता है। मतलब बोले तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पहली बात तो ये समझ लो, अगर ये बात तुम्हें क्लियर है तो आप अपने आप समझ में आ जाएगा। फेयरली के बाद अगर मैं अनसर्टेन लिखता हूँ फेयरली के साथ तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। अब ये बच्चे, ये तो सिरे से ही खारिज हो गया। अब दूसरी बात क्या है कि द स्टूडेंट वॉज फेयरली डैश ऑफ पासिंग येट। जब हम कंजंक्शन येट को लिख देते हैं तो जो बात ये बोली गई है इसकी अपोजिट बात ये होती है। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होनी चाहिए, सीधी सी बात है। बट या येट जब भी लगाते हैं हम, तो वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं या वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अगर फेयरली के साथ मुझे पॉजिटिव लिखना है तो यहाँ हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब ये भी बात अगर ध्यान है तो सर्टेन पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट भी पॉजिटिव है, ये भी नहीं आ सकता। अब कॉन्फिडेंट पॉजिटिव है और अनसर्टेन नेगेटिव है, तो इसको देख लेते हैं एक बार, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। कॉन्फिडेंट और सर्टेन ये दोनों भी क्या है, हमारे पॉजिटिव है। तो ये तीनों आंसर नहीं हो सकते क्योंकि दोनों पॉजिटिव नहीं आएंगे, दोनों पॉजिटिव नहीं आएंगे, और ये तो पहले से ही नेगेटिव है तो ये तो आएगा नहीं। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, ये वाला। तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट वॉज फेयरली कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग येट प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विद दिस टीचर लेफ्ट हिम अनसर्टेन। गॉट इट भाई, आगे आपकी बात समझ में आए। तो हर ग्रामर ऐसा नहीं है कि आप रट के बैठ जाओ, ग्रामर भी क्या है, बिल्कुल लॉजिकल है। अगर इसके ग्रामर के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आते हैं तो आप इसको बहुत क्लियरली कर सकते हो। बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रेफर द डैश वन। अब देखो, प्रेफर द लास्ट वन कोई सेंस नहीं बनाता, लेटेस्ट कोई सेंस नहीं बनाता। या तो यहाँ लेटर LTTAR वाला आएगा या लेटर आएगा। ये भी हमारा एडवर्ब का एक क्वेश्चन है, इसमें एडवर्ब में हम इसको बच्चों को एडवर्ब में करवाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लो। एक होता है लेटर और एक होता है लेटर। लेटर होता है आफ्टरवर्ड्स, मतलब बाद में, और लेटर का मतलब होता है लास्ट ऑफ द टू, दो में से आखिरी वाला। तो ऑब्वियसली जब हम बोल रहे हैं आई लाइक टी एंड कॉफी बट प्रेफर द लेटर, मतलब ये पहला हो गया तो बाद वाला क्या हुआ, कॉफी हुआ, तो वो कॉफी को लेटर बोल रहा है। तो ये वाला लेटर वर्ड यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा लेटर। तो लेटर हमेशा बाद वाला होता है, तो इसलिए यहां पर हमें है लेटर लिखना है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखिए। ही ट्राइड टू डैश माई वॉलेट। ये तो खैर सबको ही पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस कंफ्यूजन कहाँ है, एक तो ये स्टील कट जाएगा, सबको पता है ये नहीं होगा, और स्टोल नहीं आ सकता क्योंकि टू के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की ING फॉर्म आती है, सबको पता है, ठीक है। तो ये दोनों तो ये गलत हुआ मीनिंग की वजह से, और ये गलत हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म की वजह से, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ING फॉर्म आती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे को, ये समझने में प्रॉब्लम होती है कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाए या वर्ब की ING फॉर्म लगाई जाए। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है बच्चों, इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि टू जो होता है ना, इंग्लिश में दो तरीके से वर्क करता है। एक तो वो करता है इन्फिनेटिव की तरह, और दूसरा वो किसकी तरह वर्क करता है, प्रीपोजिशन की तरह। अब अगर हमें ये पता लग जाए कि यहां पर ये जो टू है वो इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा है या प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, तो सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है। इन्फिनेटिव के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की ING फॉर्म आती है, ठीक है।
अब सारा खेल यहाँ पर क्या है कि हम ये फाइंड आउट कर लें कि यहाँ पर जो टू का यूज़ किया गया है वो एज एन इन्फिनेटिव किया गया है या फिर वो प्रीपोजिशन की तरह किया गया है। तो अगर ये बात समझ में आ जाती तो क्लियर हो जाएगा। अब इसको समझने का एक तरीका है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मिलकर व्हाट का आंसर है तब तो V1 आ जाएगा, लेकिन टू के बाद अगर वर्ब की ING फॉर्म लगानी हो तो आपको अगर ये लगता है कि टू के बाद ये इसके साथ मिलकर व्हाट का आंसर नहीं है, सिर्फ अकेला टू के बाद ये व्हाट का आंसर दे रहा है, तो वर्ब की ING फॉर्म लगाया करो। ये इसका सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब कैसे? ही ट्राइड, अगर मैं यहां से इतना बोलूं तो ये बोलोगे ही ट्राइड व्हाट, ये कहना सही होगा, या बोलोगे ही ट्राइड टू व्हाट, तो आप कहोगे सर ही ट्राइड व्हाट। ये दोनों मिलकर आंसर दे रहे हैं आपको ही ट्राइड व्हाट का, तो इसका मतलब है टू के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो जाएगा ही ट्राइड टू स्टील, नॉट स्टीलिंग। अब कहोगे सर ऐसे ING फॉर्म का भी एक बता दो। चलो मैं बता देता हूं क्या ING फॉर्म का। देखो मैंने लिखा ही इज या द अथॉरिटीज are looking forward to dash from you। ठीक है, अब देख लो यहां पर भी टू है। अब इसमें आपको हियर भरना है या हियरिंग भरना है, तो दोनों में से क्या भरोगे आप? तो अब वही तरीका, अगर फॉरवर्ड के बाद दोनों का मिलके व्हाट का आंसर है तो हियर लगा लो, लेकिन अगर फॉरवर्ड के बाद सिर्फ डैश का व्हाट आंसर मिल रहा है तो फिर ING फॉर्म लगा लो। तो क्या आएगा? आप बोल के देखो, द अथॉरिटीज आर लुकिंग फॉरवर्ड व्हाट, या फिर द अथॉरिटीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट, तो आप कहोगे सर टू व्हाट। टू व्हाट आ रहा है तो टू के बाद व्हाट का आंसर आ रहा है ना, तो ये हियर नहीं आ सकता, हियरिंग आएगा, तो यहाँ हियरिंग आएगा। तो ये सिंपल तरीका है, ये इसका लॉजिक है समझने का, तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया? स्टील हो गया। गॉट इट बच्चों? चलिए अपने इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज अभी हम, चलिए देख लीजिए। नेक्स्ट है नेवर डैश ही टेल लाइज टू हिज पेरेंट्स। ठीक है, चलिए देख लें। डू, डज, डिड, इज, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट पता है तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये है इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। इन्वर्जन में क्या होता है बच्चों? इन्वर्जन में हमारा मान लीजिए बहुत से नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, जैसे नेवर है, तो वो जो नेगेटिव एडवर्ब है, मान लीजिए नेवर है, तो वो पहले आएगा, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी, और देन उसके बाद जो भी आपको लिखना है वो आ जाएगा। तो ये तो पता लगता है कि नेवर के बाद ये एक इन्वर्जन है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमें, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब लगे कौन सी? सबसे बड़ी बात ये, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी किसके बेसिस पर? मेन वर्ब के बेसिस पर। टेल हमारा वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर टेल हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप ये सोचो कि फर्स्ट फॉर्म या तो डू के साथ आती है, या डज के साथ आती है, या डिड के साथ आती है, इन तीनों के साथ ही आएगी। तो इसमें से इज तो खत्म हो जाता है। बात क्लियर है? तो अगर इज खत्म हो जाता है तो चलो चेक कर लेते हैं। अब अगर हम देखें कि डू के साथ भी आ सकता है, डज के साथ भी आ सकता है, डिड के साथ भी आ सकता है, तो अब हमें कैसे पता लगे कि यहां पर हम डू लगाएं, डिड लगाएं या क्या लगाएं? तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर नेवर का यूज किया गया है, और जो नेवर का यूज किया जाता है वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, लेकिन ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट का यूज तो करोगे नहीं इसमें। अब बचा डू या डज, तो ही के साथ आप क्या लगाते हो? ही के साथ डज लगाते हो, तो क्या हो जाएगा? नेवर डज ही टेल लाइज टू हिज पेरेंट। वो कभी भी अपने पेरेंट से झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ डिड नहीं लगाओगे, हालांकि डिड भी आ सकता था यहाँ पर, अगर इसको हम पास्ट का मान लेते। ठीक है, अगर यहाँ पास्ट का टाइम दे देता वो नेवर ही टेल लाइज टू हिज पेरेंट्स इन हिज चाइल्डहुड, तो ये क्या हो जाता?
डिड हो जाता। लेकिन क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया है तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये क्या है, उसकी एक हैबिट है, वो ऐसा करता है। तो उसके अकॉर्डिंग डू इसलिए नहीं लगा सकते कि ही के साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हो जो कि डज होती है। तो देखो इसका आंसर हो गया आपका डज। ठीक है, तो नेवर डज ही टेल लाइज टू हिज, सॉरी डज ही टेल लाइज टू हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो आई होप जो मैंने 10 कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो मैं अभी और लेकर आऊँगा, आगे और फिलर्स हैं उनको करवाऊँगा। तो आप लोग बस इसको देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा, और इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।